नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में दोस्तों हमने जो कल समाप्त किया था वो मेवाड़ का इतिहास था। और मेवाड़ से ही दोस्तों एक शाखा वागड़ आ जाती है। दोस्तों, वागड़ क्या है उसके बारे में जानते हैं और उससे उसका जो इतिहास मिलता है उसके बारे में जानेंगे। तो वागड़ का इतिहास, दोस्तों वागड़ किस क्षेत्र को कहा जाता है, इसके इसके जो यहाँ पर जो संस्थापक हैं उनके बारे में देखते हैं कि यहाँ पर किसने स्थापना की। दोस्तों, मेवाड़ से शाखा आई है तो कौन से शासक दोस्तों मेवाड़ से यहाँ आते हैं। वागड़ दोस्तों जिन क्षेत्र को कहा जाता है वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? वागड़। ये हुआ दोस्तों वागड़ को कहा है कौन सा क्षेत्र वो। अब दोस्तों हमने एक शासक पढ़ा था मेवाड़ में, वो पढ़ा था सेम सिंह। मेवाड़ के एक शासक है दोस्तों सेम सिंह, और सेम सिंह के पुत्र रहते हैं दोस्तों सामंत सिंह। सामंत सिंह, और इनके एक अलग छोटे पुत्र रहते हैं, वो रहते हैं कुमार सिंह। दोस्तों कुमार सिंह के बारे में बताऊंगा अभी, कुमार सिंह क्या करते हैं और सेम सिंह के सामंत सिंह के काल में क्या होता है। दोस्तों सामंत सिंह है वही वागड़ में स्थापना करते हैं गुहिलों की। हुआ क्या दोस्तों कि मेवाड़ से सामंत सिंह को यहाँ क्यों आना पड़ा। दोस्तों इसको मेवाड़ मान लीजिएगा एक बार। अब मेवाड़ पे दोस्तों एक इस समय सामंत सिंह जब शासक हैं तब आक्रमण होता है दोस्तों परमारों का, और परमार उनसे क्या छीन लेते हैं दोस्तों? चित्तौड़। तो परमार परमार है दोस्तों मालवा में, एमपी में दोस्तों ये पढ़ते हैं। तो परमार दोस्तों छीनते क्या है सामंत सिंह से, वो छीन लेते हैं चित्तौड़। इसी समय दोस्तों नाडोल नाडोल से एक कीतू चौहान या कीर्तिपाल चौहान दोस्तों आते हैं और चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। सामंत सिंह का एक काल है दोस्तों, सामंत सिंह को मैं एस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जब चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं, मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं कीर्तिपाल चौहान, तो कीर्तिपाल चौहान मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं तो सामंत सिंह कहाँ आ जाते हैं? वागड़। वागड़ आ जाते हैं सामंत सिंह, और वागड़ में गुहिलों की दोस्तों नींव डालते हैं। अब दोस्तों कीर्तिपाल चौहान यहाँ से जब जालूर आक्रमण करते हैं तब यहाँ का क्षेत्र कुछ खाली रहता है, तो कुमार सिंह वहां आक्रमण करके दोस्तों वहां के शासक बन जाते हैं। यानी मेवाड़ के सामंत सिंह के बाद कौन शासक बने? कुमार सिंह। और वागड़ कौन आगे? सामंत सिंह। तो वागड़ में स्थापना हो गई गुहिलों की। गुहिलों की वागड़ में स्थापना हो गई है, वो किसने की है? सामंत सिंह ने। तो शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ के जो मूल पुरुष आदि पुरुष मिलते हैं उनके बारे में, उनका क्या योगदान मिलता है और दोस्तों उनका क्या इतिहास मिलता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लिए। तो पहले जो शासक है दोस्तों, मैं एक बार पहले शासक लिख देता हूँ जिनका जिनका योगदान बड़ा है, उनके बारे में देख लेंगे। उसके अलावा दोस्तों छोटे छोटे शासक हैं पहले। तो सामंत सिंह है, सामंत सिंह के बाद में दोस्तों सिंहड़ देव है। सिंहड़ देव का कोई योगदान मिलता नहीं है दोस्तों। इनके बीच में कई कई कर्म भी टूटा हुआ है, तो वो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ शासकों की दोस्तों पता भी नहीं पड़ता कि कौन से शासक कब बने। और दोस्तों इस समय कभी गुजरात का भी यहाँ पर प्रभाव रहता है, तो ये सब कुछ रहता है। सिंहड़ देव बनते हैं। सिंहड़ देव के बाद में दोस्तों बड़े जो शासक है वो है वीर सिंह। वीर सिंह देव, इनका कुछ बड़ा योगदान मिलता है। इसके बाद में दोस्तों शासक रहते हैं, वो रहते हैं दोस्तों डूंगर सिंह। डूंगर सिंह, इनका भी बड़ा योगदान है, तो वो भी जानेंगे। और इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं कर्म सिंह। कर्म सिंह, और कर्म सिंह के बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं दोस्तों कान्हड़ देव। कान्हड़ देव, तो इनके बारे में जानेंगे। उसके अलावा दोस्तों इनके बाद में भी कुछ शासक बनते हैं, वो जानेंगे। पहले दोस्तों सामंत सिंह के बारे में जानते हैं। दोस्तों सामंत सिंह ने स्थापना की कब? दोस्तों सामंत सिंह वहां से 1178-79 में दोस्तों रवाना होते हैं। तो 1178-79 ये माना जाता है कि यहाँ पर वागड़ में स्थापना हुई है गुहिलों की। वागड़ में गुहिलों की स्थापना, गुहिल स्थापना। दोस्तों इनको अहेड़िया राजवंश भी कहा जाता है, क्योंकि ये आहट से संबंधित थे। तो गुहिलों की स्थापना की किसने? दोस्तों सामंत सिंह ने। अब सामंत सिंह का और क्या योगदान मिलता है दोस्तों? पहले सामंत सिंह के बारे में जानेंगे कि सामंत सिंह बाद में क्या हुए, बाद में क्या हुआ इनका। तो इनको क्या मान सकते हैं अपन? मूल पुरुष या आदि पुरुष। मूल पुरुष, या वागड़ में मूल पुरुष या आदि पुरुष। तो ये हो गए दोस्तों सामंत सिंह। अब सामंत सिंह का क्या हुआ दोस्तों? सामंत सिंह तराइन का एक युद्ध होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का सेकेंड युद्ध, और ये होता है दोस्तों 1192 में। और 1192 में जब ये युद्ध होता है तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की तरफ से, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त कौन हुए दोस्तों? सामंत सिंह। तो यहां तक होता है सामंत सिंह का। उसके बाद में दोस्तों सिंहड़ देव शासक बनते हैं, इनका कोई विशेष योगदान मिलता नहीं है। उनके बाद में जो बड़े शासक हैं वो है दोस्तों वीर सिंह देव। वीर सिंह का देव का दोस्तों एक योगदान मिलता है। पहले देखते हैं दोस्तों इनका जो शासन काल है वो कब से कब तक रहता है। दोस्तों बीच में एक बहुत बड़ा कर्म टूट गया है, तो यहाँ इनका शासन रहता है 1286 से लेकर 1303 तक। बड़े शासक ही हैं दोस्तों, और बड़े पढ़ने इनमें दोस्तों ये नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं कि कौन से शासक ने स्थापना की, किसने कुछ जीता है, वो देखते हैं।
तो वीर सिंह देव है दोस्तों, वो डूंगरिया भील है एक, डूंगरिया भील, डूंगरिया भील से उसका कुछ क्षेत्र छीनते हैं जिसका नाम रहता है डूंगरपुर, डूंगरपुर जीतते हैं दोस्तों। डूंगरपुर क्षेत्र का नाम है, जबकि दोस्तों डूंगरपुर बस डूंगरपुर की स्थापना है वो डूंगर सिंह करेंगे। डूंगरपुर जीत लेते हैं, जीत लेते हैं। कौन जीतते हैं? ये वीर सिंह देव। अब इतना सा योगदान मिलता है वीर सिंह देव का, परंतु जो डूंगर सिंह है वो दोस्तों कुछ योगदान मिलता है इनका। तो इनका मिलता है कि डूंगरपुर की स्थापना, ये दोस्तों डूंगरपुर की स्थापना है, बल्कि दोस्तों यहाँ पर जो डूंगरपुर का विभाजन होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा का वो आगे होगा, यहाँ पर केवल डूंगरपुर की स्थापना हुई है। तो ये हुआ दोस्तों इनके काल में। ये दो बड़े शासकों का योगदान मिला, इसके पहले सामंत सिंह का, इनका कुछ विशेष योगदान मिलता नहीं है। परंतु दोस्तों यहाँ से जान लीजिएगा कि जो यहाँ तक के शासक है, बीच में दोस्तों कुछ कुछ शासक रहते हैं, जिसमें दोस्तों भुजंड नामक एक शासक आता है। तो 1303 से लेकर 1388 तक दोस्तों इनका शासन रहता है। बीच में 3-4 दोस्तों छोटे शासक हैं, उनको जानना इतना जरूरी नहीं है, पर दोस्तों 1303 से 1388 तक जो योगदान जो शासन रहता है वो किनका रहता है? डूंगर सिंह, कर्म सिंह आदि आदि। अब इनके बाद में जो कानड़ देव आते हैं, उनका जो शासन मिलता है वो मिलता है दोस्तों 1388 से लेके 1398 तक इनका शासन मिलता है कानड़ देव का। अब इनके बाद में एक छोटे शासक आते हैं प्रताप सिंह, और उनके बाद में दोस्तों एक शासक आएंगे, वो आएंगे दोस्तों गोपीनाथ। तो उनके बारे में जानेंगे। पहले देखते हैं दोस्तों इनके बाद में कौन आते हैं? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह कुछ विशेष योगदान है नहीं दोस्तों। और इनके बाद में जो शासक बनेंगे वो बनेंगे गोपीनाथ। दोस्तों छोटे छोटे शासक हैं, कुछ का योगदान मिलता है, कुछ का नहीं मिलता है। तो गोपीनाथ दोस्तों, गोपीनाथ के लिए माना जाता है, गोपीनाथ का जो शासन है वो 1424 से लेके और 1448 तक दोस्तों 24 साल का इनका शासन माना जाता है। इनके बीच में इन्होंने क्या क्या कार्य किए, इनके काल में क्या क्या हुआ, तो वो जानेंगे। ठीक है दोस्तों, इनके काल में दोस्तों एक घटना मिलती है, वो मिलती है दोस्तों 1433 में। इनका काल है दोस्तों। इस समय गुजरात का एक शासक रहता है दोस्तों अहमद शाह, अहमद शाह गुजराती। ये दोस्तों आक्रमण करता है गुजराती, और दोस्तों उस आक्रमण को विफल कौन कर देते हैं? गोपीनाथ इसको विफल कर देते हैं, विफल कर देते हैं और दोस्तों उसको लूट लेते हैं। विफल किया और उसको क्या कह देते हैं दोस्तों? लूट लेते हैं। एक घटना ये मिलती है। इसके अलावा दोस्तों इनके द्वारा एक मिलता है कि देव सोमनाथ मंदिर का इन्होंने क्या करवाया? जीर्णोद्वार इनके द्वारा मिलता है कि देव सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार का। अब दोस्तों इतना सा योगदान मिलता है गोपीनाथ का। इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं दोस्तों सोबदास। तो दोस्तों शुरू करते हैं इनके बाद में जो शासक हैं वो कि क्या मिलता है उनका योगदान, कि सोबदास नामक दोस्तों एक शासक मिलेंगे। उसके बाद में दोस्तों छोटे छोटे शासक हैं, और एक आएंगे उदय सिंह। उदय सिंह के काल में दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा का विभाजन होगा उनके 2 पुत्रों में। तो सोबदास के बारे में शुरू करते हैं। सोबदास का जो कार्यकाल है वो मिलता है दोस्तों 1448 से लेकर 1480 तक। इनके बारे में जानते हैं कि इनके काल में क्या क्या हुआ। दोस्तों ये गोपीनाथ के उत्तराधिकारी थे, और इनकी समय दोस्तों मालवा से एक महमूद खिलजी जो है वो आक्रमण करता है। दोस्तों वो महमूद खिलजी वही है जो कुंभा के काल में है। दोस्तों कुंभा के काल में जो महमूद खिलजी प्रथम है वही इस समय यहाँ पर आक्रमण करता है। तो क्या होता है दोस्तों, क्या क्या घटनाएं मिलती है उनके बारे में जानते हैं। महमूद खिलजी का आक्रमण, एम के लिखा है दोस्तों, समझ लीजिएगा कि महमूद खिलजी है। और कहाँ से होता है? ये मालवा से। और दोस्तों मालवा में इसके बाद में शासक बनता है वो मिलता है गयासुद्दीन का आक्रमण भी इनके समय होता है। गयासुद्दीन का आक्रमण, तो ये 2 इनके काल में घटनाएं मिलती है। गयासुद्दीन का आक्रमण होता है। अब दोस्तों इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं गंगा, जिसको गंगा भी कहा जाता है। तो इनके बाद में शासक बनते हैं महारावल गंगादास या गंगा। इनका दोस्तों शासन कार्य रहता है वो रहता है कि 1480 में ये शासक बनते हैं और 1498 तक शासक रहते हैं। और 1498 में इनका कोई विशेष योगदान मिलता नहीं। 1498 में शासक बनते हैं वो बनते हैं उदय सिंह। और उदय सिंह जो है दोस्तों वो आएंगे हमारे जो है सांगा के काल में दोस्तों आएंगे। सांगा के काल में खानवा का युद्ध होता है, उस समय दोस्तों ये वीर गति को प्राप्त होंगे। ये रहते हैं 1526 तक, क्योंकि दोस्तों खानवा का युद्ध होगा उसमें दोस्तों ये मारे जाएंगे। 27 तक रहेंगे दोस्तों 26 लिख दिया मैंने, पहले 28 बोला था। यहाँ पर 27 तक शासक रहेंगे, क्योंकि 27 में दोस्तों युद्ध होगा खानवा का युद्ध। अब इसमें क्या होता है, इनके काल में क्या क्या घटनाएं मिलती है। पहले तो दोस्तों इनका जो वीर गति को प्राप्त होते हैं वो देखते हैं। दोस्तों खानवा का युद्ध होता है, खानवा का युद्ध। और ये होता किनके मध्य है? ये होता है दोस्तों बाबर और राणा सांगा के मध्य, बाबर और सांगा के मध्य।
1527 में होता है दोस्तों। और ये होता है 17 मार्च को, 17 मार्च 1527 को होता है ये युद्ध। और इस समय दोस्तों पाती पर्वन प्रथा का पालन किया जाता है सांगा के द्वारा। पाती पर्वन प्रथा, पाती पर्वन प्रथा, पर्वन प्रथा। और पाती पर्वन प्रथा में दोस्तों हम पढ़ते भी हैं कि डूंगरपुर से कौन आए या वागड़ से कौन आए, तो वो आए थे उदय सिंह जी। और उदय सिंह जी इसमें क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त, वीर गति को प्राप्त किस युद्ध में दोस्तों, खानवा के युद्ध में। अब दोस्तों जो उदय सिंह जी हो गए, उनके बाद में दोस्तों दो इनके पुत्र हैं, पृथ्वीराज। एक तो इनके पुत्र हैं दोस्तों पृथ्वीराज, और एक इनके पुत्र है दोस्तों वो हैं जगमाल। ये दोस्तों जीते जी ये कार्य कर देते हैं कि इन्होंने अपने जो साम्राज्य है उसका विभाजन कर दिया। अब दोस्तों जो पूर्वी भाग देते हैं वो देते हैं जगमाल को, पूर्वी भाग। और ये पूर्वी भाग दोस्तों बांसवाड़ा है। और जो पश्चिमी भाग है वो देते हैं पृथ्वीराज को। और दोस्तों ये पश्चिमी भाग है वही क्या है, डूंगरपुर, पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग। और इस समय दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा का विभाजन होगा। जबकि दोस्तों हमने देखा है वो डूंगरपुर को डूंगर सिंह बसाते हैं, जबकि डूंगरिया भील से वो जिसको जीतते कौन है, वो है वीर सिंह देव। ये उनसे जीत लेते हैं। तो इनके बाद में दोस्तों पृथ्वीराज को मिलता है दोस्तों, वो मिलता है डूंगरपुर, इनको मिलता है डूंगरपुर, डूंगरपुर। और दोस्तों इनको क्या मिलता है, वो मिलता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। यहाँ से दोस्तों इनका ये मिल जाता है कि जो विभाजन होता है वो। अब इनके बारे में दोस्तों हम पढ़ते रहेंगे कि पश्चिमी भाग में क्या हुआ दोस्तों, पूर्वी भाग का लिए कि क्या होता है। तो दोस्तों इस जो पृथ्वीराज है उनके बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं आसकरण, आसकरण। पहले दोस्तों पश्चिमी भाग है उसके बारे में जान लेंगे, उसके बाद में दोस्तों जो पूर्वी भाग है वो देखेंगे। दोस्तों आस्करण है, इनके बारे में कुछ मिलता है तो वो देखते हैं। इन्होंने दोस्तों बेणेश्वर शिवालय है उसका, उस मंदिर का निर्माण करवाया। बेणेश्वर शिवालय और चतुर्भुज जी का मंदिर बनवाया। बेणेश्वर, बेणेश्वर शिवालय, शिवालय दोस्तों शिव जी के मंदिर को शिवालय कहा जाता है, शिवालय। तथा एक चतुर्भुज जी का मंदिर बनवाया, चतुर्भुज, चतुर्भुज का मंदिर। ये कहाँ बनवाया दोस्तों इन्होंने, डूंगरपुर में। ये होता है दोस्तों इनके काल में। अब दोस्तों अब बड़े शासक मिलते नहीं है, और दोस्तों जो इनके अंतिम शासक मिलते हैं जिन्होंने अंग्रेजों से संधि की, उनके बारे में जान लेते हैं। बाकी बाद में दोस्तों हम पूर्वी भाग जो बांसवाड़ा है उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। इनके बाद में दोस्तों एक शासक आएंगे, वो आएंगे जसवंत सिंह सेकंड, जसवंत सिंह सेकंड। और ये जसवंत सिंह सेकंड है दोस्तों, ये क्या करेंगे, 1818 में दोस्तों अंग्रेज चलाते हैं सहायक संधि का प्रस्ताव। और उस सहायक संधि पर जो डूंगरपुर की ओर से आएंगे, जो हस्ताक्षर करेंगे, वो है दोस्तों जसवंत सिंह। सहायक संधि स्वीकारी, सहायक संधि, संधि को स्वीकार किया। कब किया दोस्तों, ये 1818 में। दोस्तों 1818 में दोस्तों सहायक संधियों का प्रस्ताव शुरू हुआ था अंग्रेजों की तरफ से। 1803 में भी पहले संधियां होती है। तो दोस्तों ये होता है हमारे डूंगरपुर के लिए जो जो शासक रहे वो। अब दोस्तों जो पूर्वी भाग है वो है बांसवाड़ा। पूर्वी भाग में दोस्तों स्थापना बांसवाड़ा की जगमाल के टाइम हुई है, परंतु दोस्तों इसका भी कुछ विशेष योगदान मिलता नहीं है कि इन्होंने क्या किया। दोस्तों ये बांसवाड़ा का सेक्टर तो इनको मिलता है, परंतु ये करते क्या है, एक बांसिया भील है दोस्तों। जिस प्रकार डूंगरपुर की स्थापना डूंगरिया भील से वीर सिंह लेते हैं, उसी प्रकार दोस्तों जो जगमाल है वो बांसिया भील, बांसिया भील, बांसिया भील को हराते हैं। हराकर बांसवाड़ा की स्थापना, बांसवाड़ा की स्थापना ये कौन करते हैं दोस्तों, वो करते हैं हमारे जो जगमाल है वो। और दोस्तों इनके बाद में दोस्तों एक प्रताप सिंह नामक शासक होगा, वो क्या करता है वो जानते हैं। तो जगमाल के बाद में दोस्तों मैं इधर लिख रहा हूँ पूर्वी भाग का जो इतिहास है वो। इनके बाद में एक शासक होता है प्रताप सिंह, प्रताप सिंह। और दोस्तों प्रताप सिंह क्या करता है, 1615 में, 1615 में ये जो क्षेत्र रहता है उसको क्या कहाँ मिला देता है, मेवाड़ में। मेवाड़ में बांसवाड़ा को मिलाया, बांसवाड़ा को मिला दिया। ये होता है दोस्तों इनके काल में कि जो प्रताप सिंह है वो। और दोस्तों इसके बाद में जो 1681 आएगा उसमें दोस्तों पुनः दोस्तों मेवाड़ से अलग हो जाएगा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ क्या बांसवाड़ा। 1681 में मेवाड़ से अलग। और दोस्तों इस समय जो शासक बनेंगे यहाँ के वो बनेंगे दोस्तों कुशल सिंह, कुशल सिंह ये बनेंगे यहाँ के शासक। और दोस्तों इनके भी दोस्तों एक शासक आएंगे, वो आएंगे उम्मेद सिंह। और उम्मेद सिंह क्या करेंगे दोस्तों, सहायक संधि को स्वीकार लेंगे। तो कौन से शासक दोस्तों
सहायक संधि स्वीकारते हैं वो स्वीकारते हैं उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह क्या करेंगे 1818 में सहायक संधि, सहायक संधि को स्वीकारा। तो ये होता है दोस्तों हमारे जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो इतिहास है वो। इसमें दोस्तों उम्मेद सिंह है वो दोस्तों डूंगर बांसवाड़ा की ओर से सहायक संधि स्वीकारेंगे, जबकि दोस्तों जो जसवंत सिंह है वो दोस्तों किसकी तरफ से वो स्वीकारेंगे, जो डूंगरपुर है उसकी तरफ से सहायक संधि को। तो यहाँ होता है दोस्तों हमारे वागड़ का इतिहास खत्म। अब दोस्तों एक देवलिया ठिकाना पड़ता है प्रतापगढ़ में, वहाँ का भी कुछ इतिहास मिलता है, उसके बारे में जानते हैं। और दोस्तों वहाँ का ही दोस्तों एक बाघ सिंह होता है, जो दोस्तों चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा होता है 1534 में, उस समय चित्तौड़ की जिम्मेदारी उसी को दी जाती है। तो दोस्तों उसके बारे में जानते हैं। ठिकाना कौन सा है दोस्तों, देवलिया ठिकाना। देवलिया है कहाँ पर दोस्तों, प्रतापगढ़ में। जानते हैं दोस्तों देवलिया, देवलिया। और देवलिया का इतिहास न मानकर दोस्तों इसको जो ठिकाना ये पड़ता कहाँ है, ये पड़ता है दोस्तों प्रतापगढ़ में। दोस्तों प्रतापगढ़ की स्थापना बाद में होगी, पहले दोस्तों देवलिया ठिकाना ही रहता है। तो देवलिया का जो इतिहास है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्थापना की किसने, उसके बारे में जानेंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ के जो बड़े शासक थे उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों यहाँ पर प्रतापगढ़ की स्थापना होगी वो भी जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ का जो पहला शासक है, जो संस्थापक है, वो मिलता है दोस्तों सूरजमल। और ये सूरजमल कौन है, ये कहाँ से आ गया भैया, तो सूरजमल। सूरजमल है दोस्तों ये है जो शासन करता है, यहाँ का जो मूल पुरुष है वही है सूरजमल। अब सूरजमल का जो शासन मिलता है वो मिलता है 1473 से लेके वो मिलता है 1530 तक। और दोस्तों ये है कौन, ये है दोस्तों मोकल है, महाराणा मोकल जो मेवाड़ के हैं उनका क्या है पौत्र। कौन है दोस्तों, सूरजमल महाराणा मोकल का पौत्र है। और दोस्तों यहाँ पर आकर वो किसकी स्थापना करता है दोस्तों, देवलिया ठिकाना मिलता है उसको। तो दोस्तों वो देवलिया ठिकाने में दोस्तों ये स्थापना करता है। बाद में दोस्तों देवलिया ठिकाने का एक प्रताप सिंह होगा, वो दोस्तों प्रतापगढ़ की स्थापना करेगा, इसलिए इसको प्रतापगढ़ का इतिहास भी कह दिया जाता है। और दोस्तों ये 1530 तक शासन करता है। और दोस्तों इनके बाद में जो शासक बनता है वो बनता है बाघ सिंह। और ये बाघ सिंह जो है दोस्तों वो हमारा जो चित्तौड़ का दूसरा शाखा होगा उसमें रानी कर्मावती होगी, वो जो जिम्मेदारी सौंपेगी दोस्तों विक्रमादित्य दोस्तों मेवाड़ के शासक रहेंगे, वो अल्प आयु के रहेंगे। तो जो मेवाड़ की जो किलेदारी सौंपेगी वो बाघ सिंह को सौंपेगी। और इनके नेतृत्व में जो चित्तौड़ का दोस्तों दूसरा शाखा होता है उसमें ये दोस्तों वीर गति प्राप्त हो जाते हैं। ये 1530 से लेकर 1534 तक शासन करते हैं। और चित्तौड़ का दूसरा शाखा, चित्तौड़ का दूसरा शाखा, दूसरा शाखा, इसमें क्या होते हैं दोस्तों ये वीर गति को प्राप्त। तो ये हुआ दोस्तों इनके बाघ सिंह के बारे में। अब दोस्तों यहाँ के एक शासक होते हैं वो होते हैं विक्रम सिंह, बड़े शासक मान सकते हैं विक्रम सिंह। और इनको क्या क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रतापगढ़ का जो वास्तविक जो संस्थापक है वो है विक्रम सिंह। 1552 से लेके दोस्तों 1578 तक ये शासन करते हैं। और जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है, वास्तविक संस्थापक देवलिया ठिकाना का मान सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस समय दोस्तों प्रतापगढ़ की स्थापना भी नहीं है। तो वास्तविक संस्थापक है दोस्तों विक्रम सिंह। और इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं दोस्तों प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह का शासन रहता है वो रहता है 1578 से लेके दोस्तों 1600 और 8 तक। 1578 से लेके दोस्तों 1608 तक शासन कौन करते हैं, प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह है वही क्या बसाते हैं दोस्तों, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। और बाद में दोस्तों ये होता है कि यहाँ के शासक भी क्या कर लेते हैं दोस्तों, अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं 1818 में। 1818 में क्या करते हैं दोस्तों, सहायक संधि। 1818 में सहायक संधि, सहायक संधि किसने की दोस्तों, ये की है देवलिया ठिकाने के जो ठिकाने प्रतापगढ़ के जो राजा शासक रहते हैं वो। तो यहाँ होता है दोस्तों हमारे प्रतापगढ़ का इतिहास खत्म। अब दोस्तों मेवाड़ की जो एक रियासत बच गई है, एक छोटा सा ठिकाना बच गया, वो बच गया दोस्तों शाहपुरा। अब शाहपुरा में दोस्तों किसने स्थापना की वो जानना इंपॉर्टेंट है, बाद में दोस्तों वो भी अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। दोस्तों स्थान कौन सा बचा है, शाहपुरा, शाहपुरा। यहाँ पर दोस्तों स्थापना कौन करता है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों स्थापना करने वाला है वो है अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम है दोस्तों, अमर सिंह प्रथम का पुत्र है वो है दोस्तों सुजान सिंह, सुजान सिंह। और सुजान सिंह ने ये स्थापना की कब है दोस्तों, 1631 में स्थापना,
इतना सा जानना दोस्तों शाहपुरा के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर शाहपुरा में स्थापना की किसने? सुजान सिंह ने। बाद में दोस्तों ये भी कहाँ संधि कर लेंगे? अंग्रेजों से। और यहाँ पर दोस्तों समाप्त हो जाता है जो हमारे मेवाड़ का पूरा इतिहास है वो। और दोस्तों हमने देखा सूरजमल के जो है वो है मोकल के पुत्र, यही दोस्तों अमर सिंह के पुत्र हैं सुजान सिंह, जो 1631 में शाहपुरा की स्थापना करते हैं। अब दोस्तों हम दोस्तों यहाँ पर मेवाड़ का इतिहास समाप्त हो जाता है। तो शुरू एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूँ वागड़ का जो इतिहास है वो। दोस्तों वागड़ के इतिहास में क्या हुआ? पहले स्थापना किसने की? सामंत सिंह ने। सामंत सिंह ने स्थापना की 1178-79 इनका स्थापना का वर्ष माना जाता है। दोस्तों ये मूल पुरुष है डूंगरपुर बांसवाड़ा में दोस्तों अपनी स्थापना के गुहिलों की स्थापना की। इनको अहेड़िया वंश भी कहा जाता है। दोस्तों वागड़ में गुहिलों की स्थापना सामंत सिंह ने की। तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज थर्ड की ओर से लड़ते हुए सामंत सिंह मारे जाते हैं। उनके बाद में सिंहट देव शासक बनते हैं, बड़े शासक पढ़ रहे हैं हम दोस्तों। उनके बाद में वीर सिंह, वीर सिंह का कार्यकाल मिलता है 1286 लेकर 1303। डूंगरिया भील को हराकर डूंगरपुर जीत लेते हैं, परंतु डूंगरपुर की बेसिकली स्थापना कौन करते हैं? डूंगर सिंह। डूंगरपुर की स्थापना दोस्तों, डूंगरपुर का विभाजन नहीं हुआ अभी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोस्तों एक सम्मिलित रूप में है। उसके बाद में कर्म सिंह, फिर कानड़ देव, कानड़ देव के बाद में प्रताप सिंह, प्रताप सिंह के बाद में गोपीनाथ दोस्तों शासक बनते हैं। कानड़ देव का इतिहास मिलता है 1381 लेकर 1391 तक, और बाद में दोस्तों प्रताप सिंह शासक बनते हैं 1424 तक। 1424 से 1448 तक गोपीनाथ शासक बनते हैं। गोपीनाथ के काल में दोस्तों 1433 में अहमद शाह गुजराती आक्रमण करते हैं, परंतु विफल हो जाता है और देव सोमनाथ मंदिर का ये जीर्णोद्वार कराते हैं। अब दोस्तों इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं दोस्तों हमारे सोपदास। सोपदास के काल में मिलता है कि जो महमूद खिलजी प्रथम है वो दोस्तों आक्रमण करता है, और महमूद खिलजी प्रथम का दोस्तों 5 बार आक्रमण माना जाता है। कुंभा के काल में कुंभा दोस्तों उसको बाद में सारंगपुर के युद्ध में हराते हैं दोस्तों। उसके बाद में उनको पकड़ के ले आते हैं, बाद में विजय स्तंभ बनवाते हैं सारंगपुर युद्ध की याद में। अब दोस्तों उनके बाद में गंगादास, गंगादास तो शासक बनते हैं, और गंगादास को 1480 से लेकर 91 तक शासक रहते हैं। फिर उदय सिंह, उदय सिंह 1491 से लेकर 1527 तक शासक रहते हैं। 1527 में दोस्तों खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को बाबर और सांगा के मध्य। सांगा दोस्तों पातीपुरम प्रथा का पालन करते हैं, और दोस्तों उदय सिंह उनकी तरफ से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उदय सिंह के काल में दोस्तों ये उदय सिंह की काल की घटना है कि पृथ्वीराज और जगमाल इनके 2 पुत्र होते हैं। पश्चिमी भाग डूंगरपुर इनको मिल जाता है, और बांसवाड़ा इस समय दोस्तों विभाजन हुआ डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। पहले दोस्तों डूंगरपुर की स्थापना पढ़ा था हमने। उसके बाद में पृथ्वीराज का जो उत्तराधिकारी होता है वो आस्करण, आस्करण बेनेश्वर शिवालय और चतुर्भुज का मंदिर बनवाता है डूंगरपुर में। और बाद में जसवंत सिंह दोस्तों शासक बनता है, वो सहायक संधि स्वीकार कर लेता है किनसे? अंग्रेजों से। अब दोस्तों पूर्वी भाग में देखते हैं बांसवाड़ा के इतिहास है वो। बांसवाड़ा में बांस के बिल को रखकर दोस्तों बांसवाड़ा की स्थापना करता है जगमाल। दोस्तों उस समय बांसवाड़ा बसा हुआ नहीं है दोस्तों, उस सेक्टर में दोस्तों बांसवाड़ा है, तो बांसवाड़ा का स्थापना कौन करता है? जगमाल। और दोस्तों बाद में प्रताप सिंह नामक शासक बनता है जो बांसवाड़ा को मेवाड़ मिला देता है। 1681 मेवाड़ पुनः अलग हो जाता है दोस्तों। मेवाड़ से पुनः अलग हो जाता है प्रताप सिंह, और कुशल सिंह दोस्तों वहाँ के शासक बनते हैं। बाद में उमेद सिंह दोस्तों शासक बनते हैं, जो 1818 में सहायक संधि स्वीकार करते हैं किनसे? अंग्रेजों से। यह हमारा खत्म हो जाता है दोस्तों जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ का जो इतिहास मिलता है वो। फिर दोस्तों देवलिया जो ठिकाना मिलता है उसका इतिहास पढ़ते हैं, और शाहपुरा दोस्तों ठिकाना मिलता है उनका इतिहास पढ़ते हैं। दोस्तों देवलिया ठिकाने में एक सूरजमल नामक शासक बनते हैं जो मोकल के पौत्र हैं दोस्तों, पोते हैं। उसके बाद में वो 1473 में यहाँ की स्थापना करते हैं, और उसके बाद में बाघ सिंह दोस्तों शासक बनता है जो चित्तौड़ के दूसरे शाखे में 1534 में होता है। उस समय दोस्तों बाघ सिंह को चित्तौड़ की जिम्मेदारी दी जाती है। रानी कर्मावती जौहर का नेतृत्व करती है, बाघ सिंह दोस्तों केसरिया का नेतृत्व करते हैं। बाद में विक्रम सिंह एक शासक बनते हैं जिनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और प्रताप सिंह दोस्तों 1578 से 1608 में दोस्तों शासन करते हैं, और प्रताप सिंह दोस्तों प्रतापगढ़ की स्थापना करते हैं। उधर दोस्तों 1888 में ये दोस्तों देवलिया ठिकाना भी दोस्तों अंग्रेजों से संधि कर लेता है। बाद में दोस्तों इनका शासन समाप्त हो जाता है। फिर शाहपुरा दोस्तों अमर सिंह प्रथम का पौत्र है दोस्तों सुजान सिंह 1621 में इसकी स्थापना करता है। तो ये हुआ दोस्तों ब्रीफ रिवीजन, और दोस्तों हमारा जो मेवाड़ है वो पूर्णतः समाप्त। अब दोस्तों हम कल नया टॉपिक शुरू करेंगे, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सुपर सेवन को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।